हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। ये इसका थर्ड पार्ट है और आज मैं आपको जो बताऊंगा थर्ड पार्ट में वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक तीसरा पार्ट है। इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, कौन कौन से स्थल हैं और उनकी क्या क्या विशेषता हैं, कौन कौन से स्थल से क्या क्या चीज प्राप्त हुई है उसके बारे में बताऊंगा। कौन सा स्थल किस व्यक्ति ने खोजा, किसके नेतृत्व में खोजा गया, इन सब के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यदि इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार आप देख लेते हैं तो मैं जानता हूं आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी कुछ दे रहे हो, कोई वन डे एग्जाम दे रहे हो, तो आपका यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए, यद्यपि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको ये लगेगा फैक्चुअल है, लेकिन आप 1 2 3 बार देख लेंगे तो मैं जानता हूं पहले अटेम्प्ट में आपको 1 से 2 पॉइंट क्लियर होंगे, फिर दूसरे अटेम्प्ट में 3 से 4 हो जाएंगे और तीसरे अटेम्प्ट में 6 से 7 अटेम्प्ट, मतलब आपके कंसेप्ट, मतलब फैक्ट और कंसेप्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि मेरा मतलब ये है कि यदि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और मैं जो आपको जो पढ़ाऊंगा वो टोटल एनसीईआरटी का जो बेस है उससे आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल चिंता न करें, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है और विश्वास भी है। तो दोस्तों, आइए इसका मध्यन करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं इससे पूर्व की वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400-1500 स्थल लगभग खोजे गए हैं। 1400-1500 स्थल लगभग आप वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। पंद्रह सौ स्थलों की लगभग इस समय खोज की जा चुकी है, लेकिन हम 1500 स्थलों को सबको नहीं पढ़ेंगे। इस 1500 स्थलों में जो 7 नगर ऐसे हैं जिन्हें महानगर की उपाधि, मतलब महानगर के दर्जा दिया गया है, और शेष लगभग 20 से 25 स्थल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको मैं आपको 2 पार्टों में विभाजित करके बताता हूं कि जैसे सबसे पहले हम उन नगरों को पढ़ेंगे जिन्हें नगरों का दर्जा दिया गया है। उनमें 7 सबसे महत्वपूर्ण हैं। 7 कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले हड़प्पा हड़प्पा नगर, दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो, तीसरे नंबर पर धौलावीरा, चौथे नंबर पर लोथल, पांचवें नंबर पर बनावली, छठवें नंबर पर राखीगढ़ी। इन्हें आप नोट करते जाएं मेरे साथ। उसके बाद जो 7वां नंबर है वो चन्हूदड़ो है। देखिए मित्र, जो नगरों की संख्या दी गई है वो 7 नगर ये वाले हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और शेष 1500 में से हम लगभग 15 से 20 स्थलों का अध्ययन करेंगे। पंद्रह से 20 नगरों स्थलों का अध्ययन करेंगे। पहले देखा जाता था कि
लगभग लगभग जो 90% सवाल थे वो यहीं से आते थे और 10% सवाल थे वो यहां से आते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इनका योगदान लगभग 50-50 हो गया है। 50-50% इनका योगदान हो गया है। 50% सवाल यहां से आते हैं जो पहले 90% आते थे और 50% सवाल इन स्थलों से आते हैं। तो यदि हम इनको ठीक से एक दो बार अध्ययन कर लेंगे तो मैं जानता हूं यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मैं सबसे पहले इन स्थलों के बारे में बताऊंगा जो महानगर हैं, जो नगर हैं जिन्हें नगर का दर्जा दिया गया है, इनके बारे में बताऊंगा, इन 7 नगरों के बारे में और उनके बारे में जो छोटे छोटे नगर हैं जैसे रोपड़ है, बनावली है, रोपड़ है, मांडा है, आलमगीरपुर है, देवाबाद है, इनके बारे में मैं बताऊंगा जो छोटे छोटे स्थल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मित्र मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इस स्थल का नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर, मैं हड़प्पा नगर के बारे में बताऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 1826 में चार्ल्स मैनसन नामक व्यक्ति ने जो अंग्रेज था उसने इस हड़प्पा जो टीला था उसकी तरफ प्रथम बार ध्यान आकर्षित किया था। उसके बाद देखा गया कि 1853 से लेकर के और 56 के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लेकर के लाहौर तक, उस समय मिल्टन बंधुओं ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। फिर उसके बाद 1921 में हड़प्पा स्थल की ओर दयाराम साहनी ने इस स्थल की खुदाई कराई। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खुदाई कराई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस नगर की खुदाई की। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन सब के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। अब देखिए, अब मैं इस नगर की विशेषता बताऊंगा और ये कहां पर स्थित है। यह नगर वर्तमान समय में पाकिस्तान की, कहां पर, पाकिस्तान का एक जिला है, पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंटगोमरी जिला, माउंटगोमरी जिला है ये, जिसे वर्तमान समय में हम साहिवाल भी कहते हैं। वर्तमान समय में क्या कहते हैं, इस जिले का नाम क्या है, साहिवाल। तो जो हड़प्पा स्थल है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, कहां पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंटगोमरी जिला है, जिसे वर्तमान में इस जिले का नाम क्या है, शाहीवाल में स्थित है। में स्थित है और यह चिनाब नदी की, जो चिनाब नदी है के बाएं तट पर है।
आपको यह क्लियर हो गया कि हड़प्पा नगर है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत में इस जिले में है वो माउंटगोमरी जिला था उस समय। वर्तमान में इस जिले का नाम साहिवाल है। और यह जो नगर है वह चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बनता है, ये फैक्ट के रूप में आपके लिए कि कौन से तट पर है, तो आप याद रखिए इसे बाएं तट पर है। ये फैक्ट के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं, कहां पर है, बाएं तट पर है। क्योंकि कभी वर्नाइलर क्वेश्चन में ये दाएं तट पर दिखा दिया जाएगा तो वहां पर ये आपको गलत हो जाएगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा यह नगर, देखिए यह आपको क्लियर हो चुका होगा मित्र। ये जो नगर था ये दो भागों में बटे होते थे। नगर आपके दो भागों में बटे होते थे इस तरीके से। नगर आपके दो भागों में बटे होते थे। इसको नगर कहा जाता था, इसको दुर्ग कहा जाता था। जो पूर्व की ओर होता था इसे नगर कहते थे, पूर्वी नगर, इसे पूर्वी नगर कहते थे। नगर, और इसे दुर्ग कहा जाता था। ये जो था पश्चिम की तरफ जो होता था इसे दुर्ग नगर कहा जाता था, दुर्ग या घड़ी। ये नगर जो पूर्वी नगर होता था इसमें निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे, जैसे किसान हैं, कारीगर हैं। इसमें किसान, कारीगर, निम्न श्रेणी के जो व्यक्ति थे वो इसमें निवास करते थे। आम जनता इसमें निवास करती थी। जबकि जो पूर्वी नगर था, जो पश्चिमी नगर था, जो दुर्ग नगर था, उसमें पुरोहित या प्रशासक वर्ग निवास करता था। इसमें पुरोहित प्लस प्रशासक वर्ग निवास करता था। जबकि पूर्वी नगर जो होता था इसमें कारीगर, किसान, व्यापारी, मजदूर वर्ग निवास करता था। दूसरी विशेषता इसकी क्या थी कि जो दुर्ग या गढ़ी नगर होता था वो इससे ऊंचे स्तर पर बसा हुआ था। ये एक ऊंचा टीला था। कैसा था? एक ऊंचा टीला था। और यहां पर पुरोहित और प्रशासक वर्ग रहते थे, इसलिए यह नगर एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। जो दुर्ग नगर होता था यह रक्षा प्राचीर से घिरा था। यह रक्षा प्राचीर मतलब दीवार से घिरा होता था। मतलब यह है कि हड़प्पा नगर में दो स्थल पाए गए हैं। पश्चिमी जो स्थल था उसे दुर्ग नगर कहा जाता था। पूर्वी नगर था, जो पूर्वी दिशा में था उसे पूर्वी नगर कहते थे। पूर्वी नगर में निम्न श्रेणी के लोग निवास करते थे, जबकि दुर्ग नगर में उच्च श्रेणी के लोग निवास करते थे, जिसमें पुरोहित प्रशासक वर्ग सम्मिलित था। जो पश्चिमी दुर्ग था यह एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। इसकी जो दीवारें होती थी अंदर की तरफ कच्ची होती थी और जो बाहर की तरफ थी वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसके जो दुर्ग नगर था इसकी जो अंदर की जो दीवार है वो कच्ची ईंटों की थी और जो बाहर की दीवार होती थी वो पक्की ईंटों की थी। तो आप लिख सकते हैं इसकी दीवार
बाहर की तरफ पक्की ईंटें, और अंदर की तरफ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह आपको क्लियर हो गया कि जो दुर्गनगर था वह उसमें जो अंदर की दीवार थी वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, जो बाहर की दीवार थी वह पक्की ईंटों की बनी हुई थी। यह आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे, आप मेरे साथ नोट करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। इसके बाद आप देखेंगे, यहां से थोड़ा हटाना पड़ेगा मित्र, हड़प्पा स्थल है। देखिएगा, जो दुर्गनगर था इसके उत्तर में एक टीला मिला है इस तरीके का। इसे एफ टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ टीला कहते हैं। जो दुर्गनगर था इसके उत्तर में एक टीला मिला है जिसे एफ टीला कहते हैं, और इसके दक्षिण में भी एक टीला मिला है। इसे ए बी टीला कहा जाता है। इसको ए बी टीला कहा जा गया है। फिर ध्यान दीजिए मित्र, जो हड़प्पा स्थल था, इसके उत्तर में एफ टीला मिला है और इसके दक्षिण में ए बी टीला मिला है। इनका जो नामकरण किया गया है, इनको जो नाम दिया गया है, इनका जो नाम दिया गया है मित्र, वो मार्टिन व्हीलर ने दिया है। किसने दिया है? मार्टिन व्हीलर ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका जो ए बी टीला है या एफ टीला है, इसका नामकरण किसने किया है, तो आप बता सकते हैं मार्टिन व्हीलर ने। पूछा गया क्वेश्चन है मित्र, आपसे याद रखिए कि जो दुर्ग टीला है इसके उत्तर में एफ टीला और साउथ में ए बी टीला है। इसको जो ए बी और एफ टीला जो नाम दिया है वो मार्टिन व्हीलर ने दिया है। किसने दिया है? मार्टिन व्हीलर ने दिया है। अब देखिए मित्र, जो एफ टीला है इसमें इसमें 6-6 की पंक्ति में इस तरीके से 2 पंक्ति में अन्नागार प्राप्त हुए। ये क्या है आपका? अन्नागार। ये क्या मित्र? अन्नागार है। देखिए फिर समझिए, एफ टीले में अन्नागार प्राप्त हुआ है और ये 2 पंक्ति में था। 6-6 ये 2 पंक्ति में थे इस तरीके से, और एक पंक्ति में 6-6 कमरे थे। एक पंक्ति में 6, दूसरे में 6, तो ये 2 पंक्ति में एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर ये श्रमिक आवास मिले हैं, और ये भी 2 पंक्ति में है मित्र। एक तरफ 7 है, एक तरफ 8 है। इस तरीके से जो इनकी आवासों की संख्या है 15 श्रमिक आवास। मतलब ये श्रमिक आवास था। ये 15 कमरे बने हुए थे, एक तरफ 8 थे और एक तरफ 7 थे।
एक तरफ 8 थे और एक तरफ 7 थे, मतलब 7 और 8 की उसमें थे। एक तरफ 8 थे, एक तरफ 7 थे, दो पंक्तियों में श्रमिक आवास थे, एक तरफ 7 कमरे थे, दूसरी तरफ 8 कमरे थे। इस तरीके से 15 श्रमिक आवास मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रमिक आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि यह हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए, और हड़प्पा स्थल में डीपली जाता है तो एफ टीला से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? एफ टीले से ये प्राप्त हुए हैं श्रमिक आवास। और यहां पर इसके अतिरिक्त 18 चबूतरे प्राप्त हुए हैं। क्या मित्र? 18 चबूतरे प्राप्त हुए। ये 18 चबूतरे हैं। तो देखिए मित्र, फिर एक बात देखिए, मार्टिन व्हीलर ने इनका नामकरण किया था, और जो एफ टीला है उसमें अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार 2 पंक्ति में था, 6-6 की पंक्ति में टोटल 12 कमरे थे। कितने कमरे थे? टोटल 12 कमरे थे। इसके बाद बीच में 18 चबूतरों के साक्ष्य मिले हैं, और इसके जस्ट ईस्ट दिशा में 15 श्रमिक आवास मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है चबूतरे कहां मिले हैं, तो हड़प्पा, ये हड़प्पा स्थल से। अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। और श्रमिक आवास कहां से प्राप्त हुआ है? ये मित्र इंपोर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जाते हैं। यदि आप इनको ठीक से 1-2 बार अध्ययन कर लेंगे तो आप निश्चित याद कर ले जाएंगे। इसी तरीके से मित्र हम देखेंगे कि जो एबी टीला है, एबी टीला है, एबी टीले के पास में ही यहां पर एक कब्र प्राप्त हुई है। ये पूछा गया क्वेश्चन है मित्र, याद रखिएगा। यहां से एक कब्र प्राप्त हुई है, इसे कब्र कहते हैं। इसका नाम R37 है। कितना है? R37। अगर आपसे पूछा जाता है कि R37 कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप बता सकते हैं हड़प्पा स्थल से। कहां से? हड़प्पा स्थल से आप बता सकते हैं कि R37 जो कब्रिस्तान है वो कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप बता सकते हैं हड़प्पा से। और मित्र ये लकड़ी का बना हुआ था। किसका मित्र? लकड़ी का बना हुआ था। ये भी आपको क्लियर हो गया कि लकड़ी का बना हुआ R37 कब्र स्थान कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि यह स्थान, यह कब्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। इतना मित्र आपको क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब देखिए, इसके बाद देखेंगे आप जो पूर्वी नगर था, जो पूर्वी नगर था, यहां से क्या क्या चीज प्राप्त हुई है? हड़प्पा स्थल से ही। यहां से तांबे की इक्का गाड़ी, ये पूछा गया है कि तांबे की इक्का गाड़ी कहां से प्राप्त हुई है, तो आप बता सकते हैं कि तांबे की इक्का गाड़ी हड़प्पा स्थल है, उसके पूर्वी नगर से प्राप्त हुई है। जो तांबे की इक्का गाड़ी है वह आपकी पूर्वी नगर से प्राप्त हुई है। यह कई परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें, सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें, अभिलेखी मतलब जिन पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। वैसे अलिखित मोहरें तो सबसे अधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लेकिन अभिलेखी मोहरें जिसपे कुछ न कुछ चित्र वगैरह अंकित है, वो सबसे ज्यादा कहां पर प्राप्त हुई है? हड़प्पा स्थल से। आप लोग फिर ध्यान दीजिए, सर्वाधिक मोहरें आप याद रखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लेकिन सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें हैं वो मोस्टली आपकी हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। अब देखिए, ये आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर देखिए, हड़प्पा स्थल से 12 अन्नागार कमरे मिले हैं,
18 चबूतरे मिले हैं और श्रमिक आवास मिला है, ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद R37 लकड़ी का एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एफ टीला या AB टीला, मार्टिन व्हीलर ने इनका नामकरण किया है। इसके बाद जो पूर्वी नगर था वहां से तांबे का इक्का प्राप्त हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप एक तो 2 बार इसको देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें हैं वो भी मोस्टली आपकी यहीं से प्राप्त हुई है, पूर्वी नगर से। इसके बाद देखेंगे मित्र कि इस नगर की जो खुदाई थी, इस नगर की खुदाई थी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, खुदाई 1921 में राखालदास बनर्जी ने की थी, सॉरी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने की थी। और किसके नेतृत्व में की थी? उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन, इसके जो निर्देशक थे वह सर जॉन मार्शल थे। और दयाराम साहनी के जो सहायक के रूप में, जो खुदाई सहायक के रूप में जो थे वो माधव स्वरूप वत्स थे, मतलब सहायक के रूप में, सहायक के रूप में जो थे वो थे माधव स्वरूप वत्स, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माधव स्वरूप वत्स का संबंध किस स्थल से है, तो आप बता सकते हैं हड़प्पा स्थल से है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माधव स्वरूप वत्स का संबंध किस स्थल से है, तो हड़प्पा स्थल से है। आप फिर देखिए, ध्यान दीजिए, इस स्थलीय खुदाई जो की गई थी 1921 में की गई थी। किसके निर्देशन में की गई थी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी और इनके सहायक के रूप में माधव स्वरूप वत्स थे। तो यहां तक आप इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लेते हैं तो हड़प्पा स्थल से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब आप लोग हेडिंग डालिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है, आप उसके बारे में हेडिंग डालिए मोहनजोदड़ो। देखिएगा अगला स्थल है मित्र आपका मोहनजोदड़ो। तो देखिए मोहनजोदड़ो यह स्थल, यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत, कौन सा मित्र? सिंध प्रांत है। जब हड़प्पा कौन सा था? वो आपका पंजाब प्रांत था। सिंध प्रांत के लरकाना जिला, काना जिला, लरकाना जिला। तो याद रखिए यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है। फिर याद दीजिए कि जो मोहनजोदड़ो स्थल था वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर था। कौन सा? सिंधु नदी के दाएं तट पर था। जबकि हड़प्पा स्थल था वह चिनाब नदी के बाएं तट पर था। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में, इसकी जो खुदाई है वो 1922 में, किसने? 1922 में राखालदास बनर्जी, दास बनर्जी मतलब RD बनर्जी, इसकी खुदाई 1922 में
राखालदास बनर्जी के ने की थी। इन्हें आरडी बनर्जी कहा जाता है। इसके बारे में बताया जाता है, सर जॉन मार्शल ने बताया इसके बारे में, सर जॉन मार्शल ने इसके बारे में बताया था कि हड़प जो मोहनजोदड़ो नगर था, इसमें 7 बार बाढ़ आई थी। यह बताया गया है कि जो मोहनजोदड़ो नगर था, सर जॉन मार्शल द्वारा बताया गया, ये पूछा गया मित्र, फैक्ट है ये, सर किसने ये बताया था कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी और 7 बार डूबा था। ये तो आप बता सकते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने बताया था कि मोहनजोदड़ो जो स्थल था उसमें 7 बार बाढ़ आई थी और 7 बार डूबा था। जबकि अमेरिकी एक व्यक्ति थे कैनेडी, अमेरिकी एक व्यक्ति थे कैनेडी, कैनेडी ने बताया कि यह नगर मोहनजोदड़ो में भयंकर मलेरिया हुआ था। इसमें भयंकर मलेरिया हुआ था, यह कैनेडी ने बताया है। किसने बताया है? कैनेडी ने बताया है, इसमें भयंकर मलेरिया हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी। इस नगर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था। अगर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर कौन सा था, तो आप बता सकते हैं मोहनजोदड़ो था। इसके बाद देखेंगे कि जब खुदाई हुई थी उस समय यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा था, लेकिन वर्तमान समय में इसका स्थान दूसरा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत में एक नगर खोजा गया है जिसका नाम गनेरीवाल है। क्या है? गनेरीवाल। इसको याद रखिए मित्र, गनेरीवाल जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक स्थल खोजा गया है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा स्थल है गनेरीवाल। सबसे बड़ा स्थल है कौन सा मित्र? गनेरीवाल है। लेकिन गनेरीवाल से पहले तो अभी खोजा गया है, गनेरीवाल से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो ही था। गनेरीवाल से पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो ही था। तो आप लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का यह दूसरा सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर पहला कौन सा है? गनेरीवाल है। ये आपको क्लियर हो गया? पहला कौन सा है? गनेरीवाल है। अब देखिए इस मोहनजोदड़ो को अनेक उपनामों से जाना जाता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज कमेंट्स किया करिए। और मैं वादा करता हूं यदि आप 2 से 3 बार इन सब वीडियो को, सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी वीडियो बनाऊंगा वो आप देख लेते हैं, एक नोट्स बना लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्र। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मोहनजोदड़ो को अनेक उपनामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है वो आपको बताता हूं मैं।
उपनाम, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो के उपनाम। देखिए मित्र, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, प्रेतों का टीला भी कहते हैं। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, प्रेतों का टीला भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे, इसे सिंधु का बाग भी कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि सिंधु का बाग किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं मोहनजोदड़ो कहा जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर था और इसका जो क्षेत्र था मोहनजोदड़ो का, वह काफी उपजाऊ था, वह काफी उपजाऊ था, इसलिए सिंधु का बाग भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे आप इसको, इसे स्तूप टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप टीला भी कहते हैं। इसे स्तूप टीला भी कहते हैं। कनिष्क द्वारा बाद में यहां पर एक स्तूप का निर्माण किया गया था, इसलिए इस टीले को, इस स्थल को स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिए कि इसके उपनाम है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, सिंधु का बाग, स्तूप का टीला भी कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। सॉरी। इसके बाद देखिए, यह नगर जो था, यह भी दो भागों में बटा हुआ था इस तरीके से। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं वो इसी तरीके से पाए गए हैं। पूर्वी नगर बड़ा होता था, दुर्ग छोटा होता था। अब देखिए यहां से क्या क्या चीज प्राप्त हुई है। यह आपका दुर्ग नगर था, यह आपका दुर्ग नगर था, और यह भी एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। यह भी एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। यह भी एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता, जो दुर्ग होता था वो रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। एक बार मित्र देखेंगे कि एक स्थल है लोथल और चन्हूदड़ो, उसके दोनों जो नगर थे वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, मैं चिंता ना करें। क्वेश्चन एक फैक्ट के लिए पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा स्थल है जो उसके दुर्ग नगर और नगर, पूर्वी नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे? तो आप बता सकते हैं लोथल और चन्हूदड़ो, लोथल और चन्हूदड़ो। देखिएगा, हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। इस पे यहां पर देखेंगे, यहां से सभा भवन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अगर आपसे पूछा जाता है कि सभा भवन कहां से प्राप्त हुआ है, तो बता सकते हैं कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से सभा भवन प्राप्त हुआ है। उसके बाद ये वाला जो स्थल था, ये पुरोहित आवास था। कौन सा था? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं?
मोहनजोदड़ो से। सभा भवन कहां से मिला है मित्र? तो आप बता सकते हैं मोहनजोदड़ो से। इसके बाद देखेंगे एक महाविद्यालय प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? एक महाविद्यालय। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाविद्यालय कहां से प्राप्त हुआ है, महाविद्यालय कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग नगर से। पूर्वी नगर से नहीं मित्र, दुर्ग नगर से प्राप्त हुआ है। कहां से? दुर्ग नगर से। सभा भवन, पुरोहित आवास और महाविद्यालय, ये तीनों चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं आपको? तो आप बता सकते हैं कि दुर्ग नगर से। इसके बाद यहां पर देखेंगे ये देखिए, इस दुर्ग नगर से ही एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। इस दुर्ग नगर से ही बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। यह बताया जाता है इसकी मित्र जो सीढ़ियां थी, इसकी सीढ़ियां थी वो उत्तर से दक्षिण इस तरह उतरती थी। उत्तर से दक्षिण इसकी सीढ़ियां थी। जिस तरीके से मैप बनाया है मैंने, आप इस तरह बना लें। इसकी जो सीढ़ियां थी बृहद स्नानागार की जो सीढ़ियां थी, वो सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण थी। उत्तर से दक्षिण थी और दक्षिण पश्चिम की तरफ पानी की निकासी की व्यवस्था थी। पानी की निकासी की व्यवस्था थी। इस तरीके से, इसी कारण से बृहद स्नानागार इसे कहा गया है। यह बताया जाता है कि जो सर्जन मार्शल थे, इन्होंने बृहद स्नानागार को वर्तमान उस समय का, तात्कालिक समय का एक आश्चर्य कहा है। क्या कहा है? एक आश्चर्य बोला है कि यह उस समय एक अपने आप में एक आश्चर्य था। तो आप लिख सकते हैं इसमें, सर जॉन मार्शल ने बृहद स्नानागार को तात्कालिक विश्व का आश्चर्य बताया था। आप इसे नोट कर ले मित्र। ये पूछा गया है किस स्थल को सर जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्य बताया था, तो आप बता सकते हैं बृहद स्नानागार को। किसको? बृहद स्नानागार को। यह पूछा जाता है फैक्ट के रूप में। आप इसे बिल्कुल अपने इस पर स्टार लगा लें। जितने आप स्टार लगाना चाहें उतने स्टार लगा लें। पूछा जाता है बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ, ऐसी सीढ़ियां कैसी हैं, किसने से विश्व का आश्चर्य बताया, ये सब फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। तो एक बार फिर देखिए, मोहनजोदड़ो स्थल से पूर्वी जो पश्चिमी नगर था, दुर्ग नगर था या घड़ी नगर था, उससे सभा भवन प्राप्त हुआ है, पुरोहित आवास, महाविद्यालय और बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। और यहां से भी मित्र एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार यहां से ही प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखेंगे यहां के जो घर होते थे मित्र, यहां के जो घर होते थे, घर 2 से 3 मंजिल, 2 से 3 मंजिल होते थे।
पक्की ईंटों के बने होते थे, पक्की ईंटों के। पक्की ईंटों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं तो बता सकते हैं मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों के होते थे। घर में कुएं होते थे, कुएं एवं स्नानागार। घर में कुएं और स्नानागार होते थे, घर पक्की ईंटों के बने होते थे और 2 से 3 मंजिल होते थे। घर के अंदर कुआं होता था, घर के अंदर कुआं होता था और घर में कई कमरे बने होते थे, 3 से 4 कमरे होते थे। घर में 3 से 4 कमरे होते थे। इस तरह की यह सभ्यता थी। अब देखिए, ये मैंने बताया आपको, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए मित्र आप। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो जो नगर था, पूर्वी नगर था, उसके बारे में। ये तो मैंने पश्चिमी नगर के बारे में बताया। जो मोहनजोदड़ो का जो पूर्वी नगर था, यह पश्चिमी दुर्ग की अपेक्षा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होता था। इसमें जो मित्र जो सड़कें होती थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसमें जो सड़कें होती थी, ये क्या है, सड़क है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहां पर, समकोण पर काटती थी। यहां पर पक्की सड़क के भी साक्ष्य मिले हैं। यहां पर पक्की सड़क के भी साक्ष्य मिले हैं। यहां पर लगभग 10 मीटर लंबी पक्की सड़क है। सड़कों के किनारे नालियां थी और यह नालियां भी पक्की पाई गई हैं। सड़कों के किनारे नालियां थी, पानी निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उस समय जो तात्कालिक सभ्यता थी, चाहे नील नदी की सभ्यता रही हो या मिस्र की सभ्यता रही हो या सुमेरी सभ्यता रही हो, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहां पर कच्ची सड़कें थी, हमारे यहां पक्की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं। और नालियों के सहारे, सॉरी सड़कों के सहारे, यहां पर नालियों के भी, पक्की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, जहां से आराम से पानी नगर से बाहर निकाला जा सकता था। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर पूछा जाता है कि पक्की सड़क के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए तो आप बता सकते हैं जो पूर्वी नगर था वहां से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, इसके बाद देखेंगे मित्र, यहां से, इस नगर से, पूर्वी नगर से 10 इंच की, 10 इंच की 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति,
ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से 10 इंच की कांसे की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है और यह मूर्ति मित्र फारस की है। कहां की है? इंडिया की नहीं है, यह फारस की थी। कहां की थी? फारस की थी ये। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसे की नर्तक की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो आप बता सकते हैं मोहनजोदड़ो से। पूछा गया क्वेश्चन है मित्र, पूछा गया क्वेश्चन है। और यह जो मूर्ति है वो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति की है। मित्र आप इन सब चीजों को रट ले जाइए, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो देखिएगा, यहां से मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है और यह मूर्ति फारस की है और यह प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति की है। यह पूछा गया क्वेश्चन है मित्र, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड किस प्रजाति की है? तो आप बता सकते हैं प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति की है। यह पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। इसके बाद देखेंगे 1200 के समथिंग देखा जाए तो बेलनाकार नहीं वर्गाकार सेल खड़ी की मोहर प्राप्त हुई है। इतना क्लियर हो गया। देखिए, सिंधु घाटी में सबसे अधिक जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लेकिन अभिलेख की मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है और इनका आकार कैसा है? वर्गाकार है और सेल खड़ी की बनी है। किसकी? सेल खड़ी की बनी हुई 1200 से अधिक वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई है। इसको फैक्ट को आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, आप सूती कपड़े में बंधा एक चाकू के साक्ष्य सूती कपड़े में बंधा एक चाकू का साक्ष्य भी आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े से स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो के लोग थे वो कपास की खेती जानते थे। किसकी? कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्यों? सूती कपड़ा मिला है, तो सूती कपड़ा कपास से बनता है, तो कपास की खेती के साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं? तो आप बता सकते हैं कि यह भी आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये मित्र मैंने आपको बताया, अभी केवल मैंने आपको 2 ही नगर बताए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में और जो नगर हैं, शेष 5 नगर हैं, उनके बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो मैं जानता हूं कि यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक वेट करिए। थैंक यू।